हाय एवरीवन, दिस इज रवि स्वरूप। वेलकम बैक इन माय चैनल। तो बच्चा आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पूरा कंप्लीट करने वाले हैं सिर्फ 60 मिनट के अंदर, पूरा चैप्टर शुरू से लेके अंत तक। तो बने रहिए हमारे साथ। आपको इस लेक्चर में क्या क्या मिलने वाला है बच्चा, तो आपको इस वीडियो लेक्चर में आपको पूरा वीडियो लेक्चर मिलेगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ PYQs मिलेंगे और आपको PDF नोट्स मिल जाएगा ये पूरे लेक्चर का। तो बच्चा जो भी बच्चा अभी तक ये लेक्चर अभी तक कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन समझ नहीं पाया है, 60 मिनट ये लेक्चर देख लो बच्चा। अगर 2x पे देखोगे तो तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बने रहो मेरे साथ बच्चा। व्हाट इज कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन? चैप्टर का नाम ही है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। तो इसका मतलब समझते हैं क्या होता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मतलब। तो बच्चा जैसे हम लोग अगर लिख रहे हैं राइटिंग, ठीक है, तो इसमें हमारा आंख देख रहा है कि कहाँ लिखना है, किस लाइन में लिखना है, ब्रेन तक मैसेज जा रहा है, फिर हाथ से लिख रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग किसी चीज़ को देख के लिखते हैं, ठीक है, तो बोर्ड को देख रहे हैं और बोर्ड को देख के लिख रहे हैं कॉपी पे, तो एक साथ कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और हम लोग सही तरीके से लिख पा रहे हैं। कैसे लिखना है, कैसे हैंड राइटिंग रखना है, ठीक है। तो अगर कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुली है, उसको रिस्पॉन्स देने के लिए हमारा 2-3 ऑर्गन एक साथ काम करता है कोऑर्डिनेटेड मैनर में, उसको बोलते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। जैसे एक और एग्जांपल, सामने से गाड़ी आ रही है और आप खड़े हैं सामने, ठीक है, और आपके सामने गाड़ी आ रही है, तो आप खड़े रहोगे कि आओ धक्का मार दो। अब आ ही गए हो तो धक्का मार दो, नहीं, आप हट जाओगी तुरंत। तो ये जो ब्रेन है, ब्रेन और आपका आई सबसे पहले गाड़ी को देखा, गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, आई इन्फॉर्मेशन दिया ब्रेन को, फिर ब्रेन आपकी पूरे बॉडी को मैसेज भेजा कि भाई गाड़ी आ रही है, हट जाओ, तो आप हट जाओगे तुरंत। तो एक साथ 2-3 सेंस ऑर्गन मिला जुला के कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करता है, उसी को बोलते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो हमारे बॉडी के पार्ट्स मिला जुला के एक साथ बलवान बन जाते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं और हम कोई काम फंक्शन कर पाते हैं। इट इज़ द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। क्या है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन? फंक्शनिंग है हमारे बॉडी का एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में, ठीक है, इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्स एन एक्सटर्नल स्टिमुली। एक एक्सटर्नल स्टिमुली को रिस्पॉन्स देने के लिए हमारा बॉडी का 2-3 ऑर्गन एक साथ मिला के काम करता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। सर ये स्टिमुली क्या हुआ? अरे बच्चा, जो सामने से गाड़ी आ रही है ना आपको धक्का मारने, तो वही गाड़ी क्या हुई आपके लिए? एक्सटर्नल स्टिमुली। समझ में आया? तो उसी को रिस्पॉन्स आ रही है, आपको रिस्पॉन्स देना है, तो उसके रिस्पॉन्स में आपका ब्रेन, ठीक है, पूरा बॉडी, हाथ पैर सब कुछ आई एक साथ काम किया और आप हट गए और गाड़ी चला गया, आप बच गए। तो स्टिमुली हुआ एक्सटर्नल, एक एजेंट है। क्या है स्टिमुली? एनी एक्सटर्नल सिग्नल, कोई भी एक्सटर्नल सिग्नल है, जैसे कि लाइट हो गया, टच हो गया, साउंड हो गया। आप एक क्लासरूम में हो और क्लासरूम में कोई आवाज़ दिया आपको, आदित्य, ठीक है, तो क्लासरूम में अगर कोई आवाज़ दिया आदित्य, अगर आदित्य बैठा है तो आदित्य क्या करेगा? देखेगा, अरे सर बुला रहे हैं। तो साउंड क्या हुआ? एक्सटर्नल स्टिमुली आदित्य के लिए, ठीक है। तो आदित्य ये साउंड सुना और अपना ध्यान मेरे तरफ देखा कि हाँ सर बुला रहे हैं। क्या किया? मेरे को वो एक्ट किया, उस एक्सटर्नल स्टिमुली के रिस्पॉन्स दिया वो, हाँ सर, तो ये रिस्पॉन्स देता है। तो ये एक्सटर्नल स्टिमुली हुआ साउंड। कोई टच कर रहा है, एक्सक्यूज़ मी, हट जाइए, एक्सक्यूज़ मी, तो आदमी हट जाता है, अच्छा मेरे को बोलता है, ठीक है। तो प्रॉपर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नेसेसरी है, ठीक है, कैरी आउट एसेंशियल फंक्शन ऑफ द लाइफ। अपने जीवन का बहुत सारा एसेंशियल फंक्शन है जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के हेल्प से ही हो पाता है। जैसे कि लिखना, चलना, ठीक है, बैठना, कोई भी चीज़ है वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के हिसाब से ही हो पाता है। रोड पे चलते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, सब कुछ, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी प्रॉपर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है। एक साथ लिख भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन, एक एग्जाम्पल हुआ बच्चा, जैसे मान लो कि गर्म चीज़ हम लोग टच कर दिए, ठीक है, गर्म चीज़ जैसे हम लोग टच कर देंगे, ये इन्फॉर्मेशन जाएगा ब्रेन तक और ब्रेन आएगा, न्यूरॉन आएगा मैसेज लेके कि हाथ हटाओ, तो हाथ हम लोग हटा लेंगे कि गर्म चीज़ पे टच हुआ है तो गर्म है, पकड़े रहे, ऐसा तो नहीं तुरंत छोड़ देंगे ना। तो अगर गर्म चीज़ कोई हमारे मसल को टच कर रहा है, ठीक है, अगर हॉट चीज़ कोई गर्म चीज़ मसल को टच कर रहा है, तो न्यूरॉन जो है वो मैसेज लेके जाएगा ब्रेन तक और फिर ब्रेन मैसेज लेके आएगा मसल तक कि हाथ हटाओ, गर्म है वहाँ पे। एक एग्जाम्पल हुआ। अब हम लोग इस पूरे चैप्टर को 2 तरीके से देखेंगे बच्चा। एक, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है वो 2 मेन सिस्टम है उसका। पहला है नर्वस सिस्टम, दूसरा है हार्मोनल सिस्टम। हार्मोन्स हर इंसान के अंदर होता है, लोग बोलते हैं ना हार्मोनल लोचा हो रहा है, तो हार्मोन और नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम 2 टाइप का होता है बच्चा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है ब्रेन, जो हमारे बॉडी के बीचों बीच है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पीछे,
स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ना है और ये पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जानेंगे अभी आगे क्या होता है ये दोनों। हार्मोनल सिस्टम मतलब हमारे बॉडी में कई सारे ग्लैंड होते हैं, उनमें से हार्मोन्स निकलता है। अब सर ग्लैंड क्या है बताऊंगा, पहले पढ़ चुके हो आप लोग 7-8 क्लास में, बट फिर भी डिटेल में बताऊंगा क्या होता है। ध्यान रखिए और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। आगे बढ़ते हैं। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ना है बच्चा। तो न्यूरॉन का यही स्ट्रक्चर जो आपके सामने दिख रहा है, यही तो है सर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अच्छा यही है। तो ये जो आगे वाला पार्ट है, जैसे बाल, जुड़ैला बाल है, ये क्या है हमारा डेंड्राइट है। क्या है? डेंड्राइट। और ये हमारा जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है? एक्सॉन है। क्या है ये वाला स्ट्रक्चर? एक्सॉन, ठीक है। ये एक्सॉन हुआ। ये हमारा न्यूक्लियस हुआ। और ये लास्ट वाला पार्ट क्या है सर? ये लास्ट वाला पार्ट है एक्सॉन का एंडिंग, एक्सॉन एंडिंग, ठीक है। इसमें एक मेम्ब्रेन होता है एक्सॉन के अंदर, जिसको बोलते हैं माइलिन सिथ। एक मेम्ब्रेन है, इसको क्या बोलते हैं? माइलिन सिथ। ये बच्चा न्यूक्लियस है बीच में, न्यूक्लियस। और दो न्यूरॉन के बीच एक गैप है, इस गैप को बोला जाता है साइनेप्स। क्या बोला जाता है? साइनेप्स। तो बच्चा ये कुछ इसके पार्ट्स थे जो आपको समझ में आ गया होगा, देख लीजिए। दो न्यूरॉन के बीच के गैप को साइनेप्स बोला जाता है, ठीक है। ये एक्सॉन हो गया, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये न्यूक्लियस हो गया, ये डेंड्राइट हो गया, ये एक्सॉन एंडिंग। चलिए अब आगे समझते हैं बच्चा की इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रैवल करता है। अरे सर ये न्यूरॉन क्या होता है, ये तो बताया नहीं आपने। न्यूरॉन बच्चा ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा सेल होता है, जिसको हम लोग नर्व सेल बोलते हैं, जो कोई भी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाता है और फिर ब्रेन से लेके भी आता है रिस्पॉन्स देने के लिए, ठीक। अब जैसे मान लीजिए एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारा हैंड है और हैंड में गर्म चीज़ कोई टच हुआ, ठीक है। गर्म चीज़, कोई हॉट चीज़ टच हुआ। तो ये हैंड है, हैंड में कोई गर्म चीज़ टच हुआ तो सबसे पहले उसको रिसीव करता है रिसेप्टर। कौन रिसीव करेगा? रिसेप्टर। हमारे स्किन में जो रिसेप्टर होता है उसको बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर। रिसीव किया, वहाँ से इन्फॉर्मेशन कौन लेके गया? न्यूरॉन। डेंड्राइट सबसे पहले लिया, डेंड्राइट से होते हुए इन्फॉर्मेशन आया। ये है हमारा सेल बॉडी। क्या है? सेल बॉडी। जहाँ पे न्यूरॉन होता है उसको बोलते हैं सेल बॉडी। डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन आया सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन पे गया, एक्सॉन से होते हुए नर्व एंडिंग, और नर्व एंडिंग से होते हुए बच्चा जाएगा साइनेप्स में, और साइनेप्स के थ्रू सीधे चला जाएगा दूसरे न्यूरॉन में, ठीक है। दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में ही जाएगा हमेशा। डेंड्राइट से फिर सेल बॉडी, फिर एक्सॉन एंडिंग, और फिर यहाँ साइनेप्स होगा, फिर यहाँ दूसरा तीसरा न्यूरॉन में चला जाएगा। तो ऐसे ही ये ट्रैवल करता है। सबसे पहले हैंड में रिसेप्टर है, ठीक है। हर सेंस ऑर्गन के पास रिसेप्टर है, ठीक है। और हैंड में भी है, हमारे स्किन में भी है। तो स्किन में जो रिसेप्टर है उसका नाम थिग्मो रिसेप्टर है। और स्किन से इन्फॉर्मेशन रिसेप्टर लेके उससे न्यूरॉन के पास गया, न्यूरॉन उसका डेंड्राइट के पास, न्यूरॉन में जो पार्ट है डेंड्राइट लिया सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, और डेंड्राइट से गया सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग से फिर अब यहाँ पे तो ख़त्म नहीं होना है, ब्रेन तक लेके जाना है ना। तो ब्रेन तक जाने में ऐसा लाखों मिलियंस में होता है न्यूरॉन। ये तो दो ही आपको दिखाई दे रहा है ना, मिलियंस में न्यूरॉन है। यहाँ भी न्यूरॉन, यहाँ भी न्यूरॉन। इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट में आता है, एक्सॉन, फिर दूसरे डेंड्राइट में, फिर एक्सॉन, फिर तीसरे डेंड्राइट में, फिर एक्सॉन, ऐसे ट्रैवल करते रहता है ब्रेन तक, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दूँ। इन्फॉर्मेशन जब सबसे पहले डेंड्राइट में आता है ना, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। एम्पलीफाई होता है, ठीक है। आयोनाइज हो जाता है आयंस के फॉर्म में, फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में यहाँ से आगे बढ़ता है। लास्ट तक आते आते अब यहाँ तक तो आ गया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में। अब इसके बाद जब वो दूसरे न्यूरॉन में जाएगा यहाँ से यहाँ, तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में बाहर नहीं निकल सकता है इस गैप में। तो बच्चा यहाँ पर होता है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है बच्चा? ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसको चेंज करता है केमिकल के फॉर्म में, ठीक है। केमिकल के फॉर्म में चेंज कर देता है। किसको? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को। तो अब यहाँ से केमिकल रिलीज होता है और फिर केमिकल के फॉर्म में दूसरे डेंड्राइट में चले जाता है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में कन्वर्ट होकर आगे बढ़ता है। यहाँ तक इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में रहेगा, फिर न्यूरोट्रांसमीटर इसको केमिकल के फॉर्म में यहाँ बदल देगा। तो केमिकल के फॉर्म में रिलीज हो जाता है बाहर गैप में, साइनेप्स में, और फिर यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन में चले जाता है। खूब आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैंने इसका वर्किंग बताया, इसका टाइप्स बताया, ठीक है। आप लोग अच्छा सा फिगर यहाँ पे दिया है, देख लीजिए बच्चा। डेंड्राइट है ये, ठीक है। ये एक्सॉन है, इसके अंदर एक
मेम्ब्रेन है जिसको मिथाइलिन शीथ बोलते हैं, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये नर्व एंडिंग है। बड़ा फिगर बना के दिया है। डेंड्राइट क्या करता है बच्चा? रिसीव सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर। मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेल बॉडी एम्पलीफाइज द सिग्नल, आयोनाइज करके एम्पलीफाई कर देता है, जल्दी से ट्रैवल होता है वहाँ पे। एक्सॉन सिग्नल ट्रैवल फॉरवर्ड विद द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। एक्सॉन का क्या काम है? सिग्नल यहाँ से आके, और एक्सॉन क्या करता है? बस ट्रैवल करता है ना यहाँ पे आगे, सेल बॉडी से नर्व एंडिंग तक जाता है। एक्सॉन में का यही काम है, ट्रैवल फॉरवर्ड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। नर्व एंडिंग क्या करता है? नर्व एंडिंग में बच्चा न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल इम्पल्स में। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ न्यूरॉन। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे उसका पार्ट्स, ठीक है, तो पार्ट्स अलग होता है, टाइप अलग होता है। टाइप ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। तो मोटा मोटी अगर बात बता दूं मैं, तो सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन बच्चा वो न्यूरॉन है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाए, ठीक है, ब्रेन तक लेके जाता है इन्फॉर्मेशन। और ब्रेन से लेके कौन आता है? मोटर। मोटर न्यूरॉन क्या काम करता है? ब्रेन से मैसेज लेके आता है, और ब्रेन में जो मैसेज आया और ब्रेन से जब यहाँ निकला, मोटर न्यूरॉन लेके गया, तो इन दोनों को जो कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। जो कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। एक बार पढ़ लेते हैं। दे कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर, मतलब हाथ में गर्म लगा तो यहाँ से जो न्यूरॉन लेके जा रहा है उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। दे कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टू दी ब्रेन, ब्रेन तक लेके गए। इसको हम लोग एफेरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफेरेंट न्यूरॉन। व्हेन वी हियर अ साउंड द सिग्नल इज कैरिड फ्रॉम इनर ईयर टू दी ब्रेन। जब हम लोग कोई आवाज़ सुनते हैं, जैसे मैंने बोला सीवम, तो सीवम आवाज़ गया तो सीधे गया कान में, और कान में इनर लेयर में जो रिसेप्टर है, जिसको हम लोग बोलते हैं, बाद में बताऊंगा, फेनो रिसेप्टर बोलते हैं, रिसेप्टर वो लेके जाता है ब्रेन तक। तो रिसेप्टर से जो रिसीव किया उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन लेके जाता है ब्रेन तक। और मोटर, दे कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू दी इफेक्टर, ठीक है, दैट नीड्स टू रिस्पॉन्स द सिग्नल सेंस्ड, ठीक है। जैसे कोई आवाज़ दिया, ठीक है, तो अब आवाज़ दिया जैसे सीवम, तो सीवम मेरे को देखा, तो ब्रेन तक मैसेज लेके गया सेंसरी न्यूरॉन, और सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक मैसेज लेके गया इंटर न्यूरॉन, और इंटर न्यूरॉन से फिर मोटर न्यूरॉन लेके मैसेज आता है हमारे इफेक्टर तक। इफेक्टर क्या है बच्चा? जैसे द ब्रेन कैन ट्रांसमिट सिग्नल टू द मसल सेल इन द हैंड इनेबलिंग अस टू रिमूव आवर हैंड फ्रॉम ए हॉट सरफेस। अगर हम गर्म चीज़ पे हाथ रखे हैं, यहाँ पे मैसेज लेके कौन जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन। लेके कौन आएगा? मोटर न्यूरॉन। के हाथ हटा ले भाई, तो हाथ हट जाएगा। तो लेके कहाँ आ रहा है? इफेक्टेड पार्ट में। ये हुआ इफेक्टर, जो इफेक्टेड हुआ, इफेक्टर जिसको रिस्पॉन्स करना है, तो हाथ हटाया, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन लेके गया और लेके आ रहा है, उन दोनों के बीच का जो कड़ी है, जो जोड़ रहा है, उसको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। मैंने यहाँ पे अच्छे से समझा दिया था। अब बच्चा यहाँ पर स्टिमुली मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक एक्सटर्नल फैक्टर है, एक एजेंट है, ठीक है, विच कॉजेज अ चेंज इन एक्टिविटी और बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म के अंदर बिहेवियर में चेंज लाता है। कोई शांत से बैठा है, अगर मान लो कहीं स्कूल में हम लोग शांत से बैठे हैं, प्रिंसिपल आ गया, स्कूल के प्रिंसिपल आ गए, तो हम लोग एकदम अटेंशन रहते हैं, हाँ प्रिंसिपल आए हैं, तो हम लोग एक्टिव हो गए ना। तो प्रिंसिपल क्या हुए? एक्सटर्नल स्टिमुली हुए, ठीक है। अगर हम लोग बदमाशी कर रहे हैं, कोई टीचर आवाज़ दे दिया हमारे नाम से, डांट दिया ऋषभ, तो हम लोग अरे ऋषभ, तो हम लोग चुप हो जाएंगे एकदम शांत। तो मतलब स्टिमुली हुआ ये सब, साउंड या आई से देखे प्रिंसिपल को तो प्रिंसिपल, तो हमारे बिहेवियर में चेंजमेंट आ जाता है किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुली को देख के, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म में स्टिमुलस बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म में स्टिमुली बोलते हैं। अब रिसेप्टर कितने टाइप के होते हैं ये देख लीजिए। इनर कान में जो रिसेप्टर है उसका नाम है फेनो रिसेप्टर, आँख में जो है उसका नाम है फोटो रिसेप्टर, नोज में जो है उसका ऑल्फैक्टरी, स्किन में थर्मो रिसेप्टर, और टंग में गस्टेटरी रिसेप्टर। तो ये सारे बच्चा रिसेप्टर्स हैं। फिर से आप लोग देख लीजिए, इनर एयर में फेनो रिसेप्टर, आइज़ में फोटो, हम लोग फोटो क्लिक करते हैं आँख से तो फोटो, कान में फ़ोन से सुनते हैं तो फेनो, नोज। ये तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हम लोग एसिड बेस सॉल्ट में भी पढ़ चुके थे, तो आसान है हम लोग को याद करना। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, नाक में कहीं स्मेल आता है तो हम लोग तुरंत ब्रेन तक महक जाता है, अच्छा कहीं पनीर कढ़ाई बना है, तो ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर रिसीव करता है। फिर कौन लेके जाएगा ब्रेन तक? सेंसरी न्यूरॉन, और ब्रेन से लेके
फिर हमको समझ में आता है अच्छा वहाँ पे जाना चाहिए, तो हमारे पूरे बॉडी में मैसेज चला जाता है, इफेक्टर हमारा पूरा पैर हो गया, पैर जाता है वहाँ पे खाने के लिए अगर जाना है तो किचन में स्किन पे होता है थर्मो रिसेप्टर और टेस्ट के लिए होता है टंग में गस्टेटरी रिसेप्टर। आगे बढ़ते हैं बच्चा। इफेक्टर क्या है भैया? तो इफेक्टर वो टिश्यू है, ग्लैंड है या मसल है विच एक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। जो भी स्टिमुली है उसके रिस्पॉन्स में अगर जो भी हमारा पार्ट चाहे टिश्यू हो, ग्लैंड हो, मसल हो, वो एक्ट करता है, रिस्पॉन्स देता है, उसी को इफेक्टर बोलते हैं। जैसे हमारा हाथ अगर गर्म चीज़ में टच हुआ तो यही इफेक्टर है, क्योंकि यही इफेक्टेड हुआ ना। हाथ हटाने ब्रेन पे में जब मैसेज लेके जाएगा सेंसरी न्यूरॉन कि गर्म चीज़ टच हो रहा है, तुरंत हम लोग हटाएंगे ना, तो कौन सा पार्ट एक्ट किया है, रिस्पॉन्स किया? यही हाथ, तो यही इफेक्टर हो गया। तो तुम लोग बोलोगे सर रिसेप्टर क्या है सर? अरे पगले, रिसेप्टर भी यही हुआ, ठीक है, रिसेप्टर भी यही हुआ। हाँ, लेकिन अलग अलग केस के लिए इफेक्टर अलग हो सकता है। जैसे मान लो कोई आवाज़ दिया, साउंड, ठीक है, क्लास में टीचर आवाज़ दिए, ठीक है, जैसे आवाज़ दे रहे हैं निखिल, तो निखिल देख रहा है, तो आईज उसका हुआ इफेक्टर। निखिल देखा ना, उसको रिस्पॉन्स कौन कर रहा है? आई देख रहा है। अब हाउ एग्जैक्टली दिस सिग्नल पास, तो ये मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को कि इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट पे आता है, फिर केमिकल सेटअप होता है, आयनाइज होता है, फिर डेंड्राइट से सेल बॉडी, फिर सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग, फिर वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल रिलीज़ करता है, ऐसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पे केमिकल रिलीज़ होगा, फिर यहाँ से दूसरे डेंड्राइट में, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, फिर तीसरे, फिर चौथे, पाँचवें, ऐसे होते रहता है, ठीक है। देख लीजिए, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग से कहाँ? साइनेप्स, साइनेप्स से फिर डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बार बार अभी तक हम लोग यही जान रहे हैं कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन में कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है, किसके फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। और न्यूरोट्रांसमीटर उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को क्या करता है? केमिकल के फॉर्म में चेंज कर देता है। कहाँ पे करता है? तो दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप है, जिसको हम लोग साइनेप्स बोलते हैं, वहाँ पे। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बच्चा एक साइनेप्टिक कनेक्शन है बिटवीन एक्सोनल एंडिंग ऑफ अ मोटर नर्व एंड अ मसल सेल। मतलब मोटर न्यूरॉन क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक लेके आता है। तो न्यूरॉन कौन सा? मोटर, और मसल, ठीक है, ये मसल सेल है बच्चा। तो मसल सेल और ये न्यूरॉन है, इनके बीच जो कनेक्शन पॉइंट है ना, उसी को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अ साइनेप्टिक कनेक्शन। क्या है? कनेक्शन है, किसके किसके बीच? एक्सॉन एंडिंग, मतलब मोटर न्यूरॉन का जो एक्सॉन एंडिंग होता है, ठीक है, तो ये मान लीजिए एक्सॉन एंडिंग है और ये मसल है, उनके बीच। अब एक सवाल है बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन आवर नोज? जल्दी बताइए, नोज में कौन सा रिसेप्टर होता है? स्मेल करने के लिए करते हैं, कौन सा होता है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब यहाँ पे आपको बताना है, कैन यू से विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री? आप जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताइए, हार्ट बीट क्या है, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री, ठीक है। डांसिंग क्या है, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री? तो बच्चा अभी तक आप लोग अगर ये नहीं पता है कि क्या है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, तो वॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में हो, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में हो। इसका मतलब वॉकिंग, हम लोग अगर वॉक करते हैं या राइड करते हैं, वो हमारे कंट्रोल में है ना, वॉलेंट्री एक्शन है। इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में ना हो, ठीक है। तो बताइए जल्दी जल्दी, मूवमेंट ऑफ फूड इन इंटेस्टाइन और रिमूविंग हैंड आफ्टर टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट। बच्चा ये आप लोग मत बताइएगा, ये रिफ्लेक्स एक्शन में आगे बताऊंगा क्या होता है। बाकी आप तीनों का आंसर आप बता दीजिए, फर्स्ट, सेकंड, ये फोर्थ, इसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ मैं, चैट बॉक्स में मैं देख लूँगा। अब वॉलेंट्री एक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू इज परफॉर्म्ड अंडर कॉन्शियस डायरेक्शन ऑफ द ब्रेन। हमारा ब्रेन पूरा एक्टिव होता है जब हम वॉलेंट्री एक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, वॉकिंग करेंगे या डांस करेंगे या राइटिंग करेंगे, पूरा हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है। जैसे मान लो मुझे ये पेन उठाना है, उठा रहा हूँ ना, इधर ले जाना है, इधर ले जाना है, तो ये हमारा वॉलेंट्री एक्शन है। इनवॉलेंट्री, ठीक है, तो इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू इज परफॉर्म्ड अंडर द अनकॉन्शियस डायरेक्शन ऑफ द ब्रेन फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन। जैसे कि ब्रीदिंग हो गया, डाइजेशन हो गया, हार्ट बीट हो गया, ये सब क्या है? ये हमारा कंट्रोल नहीं है। हार्ट बीट अपने आप होगा। हम लोग खाना खाते हैं तो डाइजेशन हमारे कंट्रोल से होता है नहीं, अपने आप होता है।
और रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, इमीडिएट रिस्पॉन्स है किसी भी हार्मफुल स्टिमुली का। जैसे गर्म चीज़ टच हुआ तुरंत हाथ हट जाता है, इंस्टेंट। ये इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं है, ये है रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो होप आप लोग समझ गए होंगे। तो रिफ्लेक्स एक्शन में नहीं बताऊंगा, अभी तुरंत बताया कि फास्ट, अनकॉन्शियस, इमीडिएट, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ अ बॉडी, ठीक है। तुरंत रिस्पॉन्स होता है, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, ठीक। जैसे विड्रॉ ऑफ हैंड व्हेन पिक्ड बाय अ पिन, अगर हम लोग पिन घुस गया तो तुरंत हाथ हटा लेंगे, ठीक है। कोई हॉट चीज़ टच हो गया तो तुरंत वहाँ से हाथ या पैर हटा लेते हैं। अगर पलक झपकना, क्लोजिंग ऑफ आई व्हेन ब्राइट लाइट फॉल्स, अगर कोई ब्राइट लाइट हमारे आँखों पे आएगा तो हमारा आँख का पलक गिर जाएगा, आँख बंद कर लेंगे। या कोई ऐसे डराता भी है ना वैसे मारने के लिए, आँख ऐसे बंद हो जाता है। तो बच्चा रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है, तो बच्चा जैसे मान लीजिए ये स्किन है, यहाँ पे कुछ गर्म चीज़ टच हुआ, यहाँ से रिसेप्टर रिसीव किया, ठीक है, थर्मो रिसेप्टर, वो इन्फॉर्मेशन लेके गया, कौन, सेंसरी न्यूरॉन। ये कौन है, सेंसरी न्यूरॉन है। ये लेके गया कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड में। किसके पास लेके जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन है, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। वहाँ से फिर ये है इंटर न्यूरॉन, जो इन दोनों को जोड़ता है वो इंटर न्यूरॉन, और ये है हमारा मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन किसके पास इन्फॉर्मेशन लेके गया, इफेक्टर के पास, जो इफेक्टर है जिसको रिस्पॉन्स करना है कि गर्म है भाई हट जाओ। तो ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन पे नहीं, स्पाइनल कॉर्ड से ही मैनेज हो जाता है, क्योंकि ब्रेन तक जाने में टाइम लगेगा, स्पाइनल कॉर्ड तुरंत कर देता है। और जो ये रास्ता तय हो रहा है ना यहाँ से यहाँ तक का, ये रास्ता जो तय हो रहा है, ये जो पाथ है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। द पाथ ट्रैवल्ड बाय एन इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करने के लिए जैसे जैसे न्यूरॉन अपना मैसेज लेके जाता है, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन, फिर इफेक्टर, उस पाथ को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। समझ गए, ये हुआ हमारा रिफ्लेक्स आर्क। द स्टिमुलस सेंस्ड बाय सेंसरी रिसेप्टर एंड सेंसरी न्यूरॉन जनरेट इम्पल्स। दिस इम्पल्स रीच द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में आएंगे। द रिले न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड। रिले न्यूरॉन क्या है भैया, इंटर न्यूरॉन को ही रिले न्यूरॉन बोलते हैं। पासेज द सिग्नल बिटवीन न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन के पास गया, कौन पास किया, इंटर न्यूरॉन यानी रिले न्यूरॉन। फिर मोटर न्यूरॉन रिस्पॉन्स करने के लिए स्टिमुली को इन्फॉर्मेशन लेके गया इफेक्टर तक, और वहाँ से हुआ एक्शन हम लोग करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन में अंतर। इनवॉलेंट्री एक्शन आर दोज दैट डू नॉट रिक्वायर थिंकिंग। इनवॉलेंट्री एक्शन में हम लोग सोचते नहीं हैं, जैसे खाना पचाना है, डाइजेशन, वो एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, तो हम लोग कुछ सोच रहे हैं नहीं कि अच्छा पच रहा है, पचने दो, नहीं सोचते ना। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, इसमें हम लोग सोचते नहीं है, बट ये इमीडिएट रिस्पॉन्स है, तुरंत हो जाता है, ठीक है। और जैसे डाइजेशन हो गया या हार्ट बीट हो गया, ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस, रिस्पायरेशन हो गया, ये सारे स्लो प्रोसेस है। तो इनवॉलेंट्री एक्शन एक स्लो प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग को सोचने की ज़रूरत नहीं होता है, बट रिफ्लेक्स एक्शन एक फास्ट प्रोसेस है और यहाँ भी हम लोग सोचते नहीं हैं। इट डज नॉट रिक्वायर अ स्टिमुलस, इसके लिए स्टिमुली नहीं चाहिए इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए। अब रेस्पायरेशन या डाइजेशन होने के लिए कोई स्टिमुलस चाहिए, अगर हमारे सामने कोई ऐसे टच करेगा तभी डाइजेशन होगा, नहीं। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन करने के लिए हमें स्टिमुलस चाहिए, चाहे वो गर्म पानी कोई फेंक दे या पिन चुभो दे, स्टिमुलस चाहिए हम लोग को, तभी हम लोग करेंगे, ठीक है। कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लिंगाटा। इनवॉलेंट्री एक्शन कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ब्रेन का पार्ट उसमें, और मेडुला ऑब्लिंगाटा, और ये स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। इसका एग्जाम्पल डाइजेशन हो गया, इसका एग्जाम्पल छींकना हो गया, ठीक है, खांसना हो गया, ये सब हो गया इसका एग्जाम्पल रिफ्लेक्स एक्शन का। ये एक और डिफरेंस है रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग। वॉकिंग मतलब क्या बच्चा, वॉलेंट्री, वॉलेंट्री, तो ये तो बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। इसमें ब्रेन जो है कंट्रोल सेंटर होता है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसमें सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड मेनली कंट्रोल करता है, इसमें भी वही कंट्रोल करता है, लेकिन ब्रेन भी है, मेजर पार्ट ब्रेन भी है, क्योंकि वॉलेंट्री एक्शन है, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व है, इसमें तो है ही नहीं। टाइम टेकन रिस्पॉन्स इज़ वेरी लेस, टाइम टेकन इज रिस्पॉन्स इज रिलेटिवली मोर, मतलब ये तुरंत हो जाता है ना, इंस्टेंट, ये उतना इंस्टेंट नहीं होता है। अगर कोई चीज़ ऐसे टच हो रहा है तो तुरंत दिमाग तक जाने का चांस ही नहीं है ना, सेकंड में हम लोग हाथ हटाएंगे, उधर देखते भी नहीं हैं,
ऐसा है थोड़े ना कि अगर हमारा पिन चुभता है पीछे, मान लो पीठ के पीछे कोई पिन चुभो दिया, तो हम लोग देखेंगे कि पिन चुभ रहा है कैसा है, नहीं तुरंत रिस्पॉन्स करेंगे। अब बच्चा ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जैसा मैंने बताया आपको 2 टाइप का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बच्चा 2 चीज़ें होती हैं, मैं आपको अच्छे से यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो बच्चा ये सेंटर में है ना बॉडी के, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एकदम सेंटर में। अब यहाँ से निकला हुआ जितना दूसरा नर्व है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल नर्व। क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व। जो भी ब्रेन से दूसरे नर्व निकले हैं उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व, ये सारे जो पूरे बॉडी पार्ट्स में गए हैं। और जो ब्रेन से निकले हैं नर्व उनको बोलते हैं क्रैनियल नर्व। क्या बोलते हैं? क्रैनियल नर्व। तो बच्चा ये सारे नर्व, क्रैनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, जो मेन सेंट्रल में नहीं है, हमारे सेंटर में नहीं है, ठीक है। ये तो हमारे सेंटर में हुआ ना, ये सारा पार्ट हमारा सेंटर का है। तो सेंटर के अलावा जितने भी सारे नर्व हैं वो सारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व, जो ब्रेन से कनेक्टेड है उसको बोलते हैं क्रैनियल नर्व, ठीक है। अब हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ने आ गए बच्चा। तो ह्यूमन ब्रेन में बच्चा सबसे आगे फोर ब्रेन है, उसके बाद यहाँ मिड ब्रेन है, और सबसे लास्ट में हिंड ब्रेन होता है, ठीक है। तो फोर ब्रेन में बच्चा जो पार्ट है वो है सेरेब्रम, आपको दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा पार्ट होता है फोर ब्रेन, उसके अंदर सेरेब्रम सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है। सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये है फोर ब्रेन का पार्ट। देन हम आएंगे मिड ब्रेन में। तो मिड ब्रेन क्या काम करता है? एक ब्रिज की तरह काम करता है, ठीक है। मिड ब्रेन क्या काम करता है? एक ब्रिज की तरह काम करता है बच्चा। किसके किसके बीच? ये है हमारा फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन और ये हिंड ब्रेन। तो ब्रिज की तरह काम कर रहा है ना, ये यहाँ का मैसेज यहाँ लेके आ रहा है, तो ब्रिज की तरह काम कर रहा है। यही तीनों आपको दिखाई दे रहा होगा, फोर ब्रेन जो सबसे बड़ा है, मिड ब्रेन यहाँ, और हिंड ब्रेन ये लास्ट वाला। तो बच्चा सेरेब्रम, हम लोग फोर ब्रेन में सबसे आगे सेरेब्रम है, उसका पार्ट, उसके बारे में जानेंगे। तो सेरेब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज़ डोम शेप्ड इन स्ट्रक्चर। डोम शेप होता है, और सेरेब्रम बच्चा 2 हेमिस्फेयर में डिवाइडेड होता है, और एक हेमिस्फेयर में 4 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं? 4 लोब होते हैं, 4 लोब होते हैं, ठीक है। 2 हेमिस्फेयर कॉल्ड सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है। और ईच हेमिस्फेयर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 लोब, और चारों लोब का अलग अलग काम है बच्चा। और ये जो 2 हेमिस्फेयर हैं ये आपस में जिस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होते हैं, ये आपस में जिस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होते हैं उस स्ट्रक्चर का नाम है कॉर्पस कोलाशम। क्या है? कॉर्पस कोलाशम। ये याद कर लो बच्चा। फोर ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट है, उसके अंदर सेरेब्रम आएगा, ठीक है, और हाइपोथैलेमस और थैलेमस। हाइपोथैलेमस और थैलेमस नहीं पढ़ना है, ये वाली चीज़ें नहीं पढ़नी है हमें, सेरेब्रम के बारे में सिलेबस में दिया है। तो सेरेब्रम क्या है बच्चा? तो फोर ब्रेन, हाँ, सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट है क्योंकि फोर ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का, उसके अंदर सेरेब्रम भी बड़ा पार्ट होता है। ये 2 हेमिस्फेयर में डिवाइडेड है, और 2 हेमिस्फेयर आपस में जिस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्पस कोलेशम। और एक एक हेमिस्फेयर में 4 लोब हैं, ठीक है, 4 लोब, चारों का अलग अलग काम है। पहला है फ्रंटल लोब। दिस पार्ट ऑफ द सेरेब्रम कंट्रोल मस्कुलर एक्टिविटी एंड वॉलेंट्री मूवमेंट। ये जो पार्ट है ब्रेन का, ठीक है, ये जो लोब है फ्रंटल लोब, ये क्या कंट्रोल करता है बच्चा? ये लोब हमारा वॉलेंट्री मूवमेंट, जो हम चलते हैं, लिखते हैं, ये सब पार्ट फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है। दूसरा आता है पैरेटल लोब। ये क्या कंट्रोल करता है? दिस पार्ट ऑफ द सेरेब्रम कंट्रोल सेंसेशन सच एज टेस्ट, स्मेल, पेन। तो ये सारे जो सेंस ऑर्गन हैं इनका जो भी सेंस है ये पैरेटल लोब कंट्रोल करता है। फिर आता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब क्या करता है बच्चा? ये सेंस ऑफ हियरिंग देखता है, बस सुनने वाली चीज़ें टेम्पोरल लोब देखता है। और ऑसिपिटल लोब सेंस ऑफ साइट, देखने वाली चीज़ें। एक बार और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको याद ही हो जाए। फ्रंटल लोब बच्चा फ्रंट में होता है, जो वॉलंटरी मूवमेंट करते हैं, डांस करते हैं, लिखते हैं, ये सारी चीज़ें
फ्रंटल लोब देखता है। पैरेटल लोब, पेरेंट है ना, सारा सेंस ऑर्गन जो भी सेंस करता है तो ये सारी चीज़ें देखता है पैरेटल लोब। टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब मतलब सुनने वाला, ऑसिपिटल मतलब देखने वाला। तो ऑसिपिटल देखने वाला, टेम्पोरल सुनने वाला, पैरेटल सेंस ऑर्गन पेरेंट जैसा है। फ्रंटल आगे है ना, तो लिखने का, चलने का, वॉलेंट्री एक्शन याद करने का तरीका बता रहा था। तो देख लीजिए बच्चा, ये फ्रंटल लोब क्या काम करता है, वॉलेंट्री एक्शन। याद हो गया सर। मस्कुलर एक्टिविटीज, जिम जाते हैं हम लोग तो फ्रंटल लोब ही काम करता है। पैरेटल लोब सर पेरेंट जैसा होता है, सारा सेंस ऑर्गन सुनना, देखना, सब कुछ यही देखता है सर, मैनेज करता है। अच्छा ऑसिपिटल, अरे सर ऑसिपिटल तो सर ये सेंस ऑफ साइट, आई के लिए मैनेज होता है, ये ईयर के लिए, सुनने के लिए देखता है टेम्पोरल लोब। अच्छा ठीक है, तो यही 4 लोब हैं, 1 2 ये 3 ये 4। फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन, तो वही जो चारों लोब का काम है एक साथ इसमें दिया हुआ है। ठीक है कि इट रिसीव इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारा सेंस ऑर्गन किसी को देखा, कान कुछ सुना, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है फोर ब्रेन। कौन सा फोर ब्रेन में पार्ट, सेरेब्रम। सेरेब्रम में कौन सा सेंस ऑर्गन है ना, याद करो पैरेटल लोब। अभी तो बताया मैंने कौन सा लोब, ये वाला लोब, पैरेटल लोब। ठीक, इट इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन एंड कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री मूवमेंट कंट्रोल करता है फोर ब्रेन। अगर मोटा मोटी बात बोला जाए तो फोर ही ब्रेन, लेकिन अगर अंदर घुस के बताया कोई कि फोर ब्रेन में कौन सा पार्ट, तो सेरेब्रम। अब सेरेब्रम में कौन सा पार्ट, याद करो, वॉलेंट्री मूवमेंट, डांस करना, लिखना, जिम जाना, कौन सा सर, जो सबसे आगे है फ्रंटल लोब। सेरेब्रम के अंदर 4 लोब होता है सर, फ्रंटल लोब। इट चेंजेस आवर बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस जो भी हुआ होगा, ठीक है, अगर वो याद आता है हमारा, तो हमारा जो बिहेवियर है वो चेंजमेंट आ जाता है, कभी गुस्सा, कभी रोना। ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस जो भी आया होगा उसके बेसिस पे हमारा बिहेवियर चेंज होता है। जैसे हम कोई गाना सुनते हैं तो पुरानी यादें आ जाती हैं, कभी पुरानी यादें, तूने क्या कर डाला, लुट गई मैं मिट गई, तो पुरानी यादें आ रही हैं, इमोशनल हो रहे हैं हम लोग, हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है, आता है ना, सबको आता होगा। चलिए, तो इट मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, इट रेगुलेट द सेंस ऑफ साइट, वही चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिड ब्रेन क्या काम करता है भैया, तो इट एक्ट एज ब्रिज, ब्रिज की तरह काम करता है। ठीक है, फ्रॉम फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, मतलब सबसे आगे वाला पार्ट और सबसे लास्ट वाला पार्ट के बीच ब्रिज की तरह काम करता है। और मिड ब्रेन भी काम करता है बच्चा सेंस ऑफ साइट और हियरिंग का, ये भी देखता है सेंस ऑफ साइट और हियरिंग। साइट मतलब आँख जो भी चीज़ देखता है वो इन्फॉर्मेशन इसी के पास लाता है, और लोब के पास भी ले जाता है। कौन सा लोब, ऑसिपिटल लोब, और इसके पास भी आता है। अब आते हैं हिंड ब्रेन। बच्चा हिंड ब्रेन में भी 3 पार्ट है, कौन कौन सा, सेरेबेलम, कौन सा पार्ट, सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लिंगाटा। 3 पार्ट है, सेरेबेलम, सेरेब्रम नहीं, सेरेबेलम। बच्चे कंफ्यूज यही होते हैं कि एक है सेरेब्रम, एक है सेरेबेलम। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि सेरेबेलम जो है बच्चा, ये कोऑर्डिनेट द मूवमेंट एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। बैलेंस और पोस्चर जो है हमारा, उसको ये मेंटेन और कोऑर्डिनेट करता है। जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं, ठीक है, तो साइकिल हुआ, अगर हम लोग किसी पतले से पुल पे चलते हैं तो बैलेंस मेंटेन करके चल रहे हैं। साइकिल 2 पहिए पे चला रहे हैं, 4 पे नहीं ना। तो ये सारा जो बैलेंस है मेंटेन करना, ये कौन देखता है, ये सेरेबेलम देखता है। याद करने का तरीका क्या होगा सर, सेरेबेलम, बेलम में बेलम है ना, BELLUM, बेलम, रोटी बेलते हैं ना बेलना से, तो रोटी अगर मेंटेन करके नहीं बेलेंगे बैलेंस, तो क्या होगा, गोल नहीं बेलाएगा। तो याद कर लो, सेरेबेलम, जिसमें बेलम हो उसमें बैलेंस मेंटेन करते हैं। कैसे याद आएगा, तो रोटी बेलते हैं हम लोग गोल गोल। और एक होता है सेरेब्रम, ये सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का, जो कि 4 ब्रेन में होता है। ये क्या देखता है, ये देखता है सर वो सारी चीज़ जो अभी आप बता रहे थे, वॉलेंट्री एक्शन देखता है, सेंस ऑर्गन जो भी है इसका देखता है। 4 लोब होते हैं, सुनने के लिए एक अलग इसका काम है, टेम्पोरल लोब, देखने के लिए ऑसिपिटल लोब। बार बार याद करा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, पागल नहीं हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि याद हो जाए। ठीक है, तो अब सेरेबेलम और सेरेबेलम ये अंतर समझ में आ गया होगा। ये बस बैलेंस मेंटेन करता है और पोस्चर हमारा देखता है। पोन्स क्या करता है बच्चा, इज कंसर्न्ड विद द रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग रेट, स्लीप साइकिल। ठीक है, एराउजल, एराउजल क्या होता है, अगर हम लोग कभी थक जाते हैं तो ऐसे कि ये एराउजल हुआ। ठीक है,
स्लीप साइकिल, हम लोग अगर कभी सो रहे हैं रात में तो सुबह अगर कोई नहीं उठाता है तो 2-3 घंटे लेट तक सो जाते होंगे, बस इससे अधिक तो नहीं ना, अपने आप उठ जाते हैं हम लोग। ठीक है, अगर कोई 5 बजे उठता है रोज़ तो वो 10 बजे तक नहीं सो सकता है, वो 5 ही बजे उठ जाएगा, उसका आदत है। ठीक है, तो ये स्लीप साइकिल को मेंटेन कौन करता है? पॉन्स। हमारा ब्रीदिंग रेट, जो हार्ट मतलब जो सांस लेते हैं हम लोग, तो कब लेना है सांस, किस रेट से, ये सब पॉन्स देखता है। मेडुला ऑब्लंगाटा क्या करता है? ये सारे जो इनवॉलेंट्री एक्शन है ना और कुछ कुछ रिफ्लेक्स एक्शन, इसको मेडुला ऑब्लंगाटा देखता है। इनवॉलेंट्री एक्शन आपको पता ही होगा, जैसे हार्ट बीट, ठीक है, ब्लड प्रेशर, ठीक है, और रिस्पायरेशन और सैलिवेशन, सैलिवा पता है ना, सैलिवेशन, स्नीजिंग, छींकना, कुछ रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे स्नीजिंग हो गया, वोमिटिंग हो गया। ठीक है, ये सब मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। टिक मार्क में पूछ सकता है बच्चा, ध्यान रखिएगा। एक बार अच्छे से फिगर देख लीजिए, ये वाला फोर ब्रेन है, ये वाला हमारा मिड ब्रेन है, ठीक है, और ये है हमारा लास्ट वाला पार्ट, और ये जाकर सीधे मेडुला ऑब्लंगाटा कहाँ जाकर जुड़ गया? स्पाइनल कॉर्ड में जाके जुड़ गया। यहाँ पे 3 पार्ट है, पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, ये हिंड ब्रेन में। तो देख लीजिए, ये फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन, ठीक है, और ये है हमारा हिंड ब्रेन, और इसमें 3 पार्ट है, पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा। अब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जानेंगे। तो बच्चा, स्पाइनल कॉर्ड इज सिलेंड्रिकल इन शेप, सिलेंड्रिकल होता है और ब्रेन का एक एक्सटेंशन है। ठीक है, देखिए आप, ब्रेन से ही ना ये एक्सटेंड हो गया, यही तो स्पाइनल कॉर्ड है। अब कितने सेंटीमीटर का होता है? 37 to 45 सेंटीमीटर होता है। रिफ्लेक्स एक्शन में मेजरली काम है स्पाइनल कॉर्ड का। इट कंडक्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी टू ब्रेन। कोई भी इंफॉर्मेशन होता है तो वो सबसे पहले सारे नर्व पे जाता है और वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ से फिर ब्रेन में। देखिए, जैसे मैं आपको समझाता हूँ अभी कि कोई भी इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है, वो हमारे पैर में कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो कहाँ आएगा? सबसे पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ से चलेगा ऊपर की ओर और फिर जाएगा ब्रेन में। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन, जैसे हाथ का इन्फॉर्मेशन यहाँ आएगा स्पाइनल कॉर्ड में, फिर जाएगा ब्रेन में। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो होता है वो कहीं से भी स्पाइनल कॉर्ड में आता है, फिर वहाँ से ब्रेन में जाता है। ठीक है, इट कंडक्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, सारे बॉडी पार्ट से नर्व इम्पल्स जो भी आ रहा है, ये कैरी मैसेज बैक अगेन, और जो भी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जा रहा है और फिर वापस भी उसी के थ्रू तो जाएगा ना, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही होके जाएगा। और रिफ्लेक्स एक्शन को देखता है ये। कैसे जो है हमारा नर्वस ऑर्गन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड होता है, एक लाइन में बताऊं तो कुछ मेनिंजेस होते हैं। मेनिंजेस, मेनिंजेस मतलब क्या होता है सर? मेनिंजेस मतलब होता है कुछ लेयर्स होते हैं। क्या? कुछ लेयर होते हैं, मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करते हैं ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड। जैसे यहाँ पर ब्रेन के बारे में अगर बोला जाए तो सबसे पहले तो हमारा स्कल होता है। क्या होता है? स्कल, खोपड़ा, जिसको क्रैनियम बोलते हैं। ठीक है, स्कल का पार्ट है क्रैनियम। ठीक है, यहाँ पे है क्रैनियम। तो स्कल है खोपड़ा, उसका एक पार्ट है क्रैनियम जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद यहाँ पर 3 लेयर है मेनिंजेस जिसको बोलते हैं। पहला ड्यूरा मैटर, फिर आर्कनोइड मैटर, फिर पिया मैटर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ड्यूरा मैटर, आर्कनोइड मैटर और पिया मैटर। ये 3 मैटर हैं बच्चा, मतलब 3 लेयर हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 लेयर, उसके ऊपर स्कल, उसके ऊपर स्किन और फिर हमारे हेयर। तो ये सारे पार्ट्स हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। देख लीजिए, पहले हमारा बाल है, उसके बाद स्किन है, उसके बाद स्कल खोपड़ा है, ठीक है, उसके बाद 3 लेयर हैं, 1 2 3, और तीनों लेयर में बच्चा लिक्विड भरा हुआ है। तीनों लेयर में लिक्विड भरे हुए हैं, ठीक है, फ्लूइड भरा हुआ है, जिसको बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, CNF, ये फ्लूइड भरा हुआ है यहाँ पे। और फ्लूइड का क्या काम है? शॉक ऑब्जर्व करता है। हमारे ब्रेन पे कोई चोट लग जाएगा यहाँ पे तो शॉक ऑब्जर्वर करेगा, ये जो फ्लूइड है वो। समझ में आ गया? ठीक है, फिर से एक बार बताता हूँ। सबसे पहले बच्चा हमारा हेयर होता है, हेयर के बाद क्या आता है? स्किन आएगा, स्किन के बाद क्या आएगा? स्किन के बाद स्कल का पार्ट है क्रैनियम, क्रैनियम आएगा। क्रैनियम के बाद क्या आएगा बच्चा? 3 लेयर आएंगे। ठीक है, 3 लेयर आएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस।
मेनिंजेस 3 लेयर हैं, ड्यूरा मैटर, अकनवाइड मैटर और पिया मैटर। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है सर, इसमें होता है CSF, ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो हमारे ब्रेन में जो भी चोट लगता है शॉक को ऑब्जर्व करता है। तो इस तरीके से हमारा जो ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड होता है। स्पाइनल कॉर्ड में भी सेम, देखिए आप लोग को स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड को सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये तो होता ही है बिल्कुल, ये क्यों नहीं होगा, ठीक है, ये फ्लूइड है जो कि शॉक को ऑब्जर्व करता है। इसके अलावा क्या होता है, मेनिंजेस, क्या होते हैं, मेनिंजेस होते हैं, जिसको हम लोग लेयर बोलते हैं। इसमें भी पिया मैटर दिया है ना, अर्कनॉइड और ड्यूरा मैटर, ये तीनों लेयर हैं इसमें भी, ठीक है, जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे 1 लेयर, 2 लेयर और तीसरा लेयर, तो तीनों लेयर यहाँ भी प्रेजेंट हैं जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। ये क्या है, मेनिंजेस एक मेम्ब्रेन है, एक लेयर है जो उसको प्रोटेक्शन के लिए होता है। इसी मेनिंजेस में लिक्विड भरा होता है जो शॉक को ऑब्जर्व करता है, इसको बोलते हैं CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसके अलावा बच्चा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रोटेक्ट होता है बैकबोन से, ठीक है, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं हम लोग बैकबोन, जिसके पास 33 हड्डियाँ होती हैं और 33 बोन उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, इसको स्पाइनल कॉर्ड को। इस तरीके से हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड रहता है। अब हम लोग आगे आते हैं बच्चा ग्लैंड। तो हमारा एक सिस्टम खत्म हो गया जो मैंने आपको बताया था, नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग दूसरे सिस्टम की ओर आ गए हैं जो है हमारा हार्मोनल सिस्टम। तो जल्दी से हार्मोनल सिस्टम कंप्लीट कर देते हैं हम लोग। तो बच्चा, अ ग्लैंड इज एन ऑर्गन विच प्रोड्यूस एंड रिलीज अ सब्सटेंस दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। इतना क्या है सर, सिंपल सा बात, जो मसल या टिश्यू लिक्विड रिलीज करे उसी को ग्लैंड बोलते हैं। जो मसल या टिश्यू लिक्विड रिलीज करता है उसको ग्लैंड बोलते हैं, सिंपल। अ ग्लैंड इज एन ऑर्गन, एक ऑर्गन है या टिश्यू बोल सकते हैं, विच प्रोड्यूसेस और रिलीजेस सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या, लिक्विड, और वो लिक्विड परफॉर्म करता है एक फंक्शन हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। अब 2 टाइप के ग्लैंड होते हैं, एक से एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक है इंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन डक्ट ग्लैंड, जो डक्ट ग्लैंड है उसको एक्सोक्राइन बोलते हैं, और इंडो जो हार्मोन रिलीज करता है, जो हार्मोन रिलीज करता है उसको बोलते हैं इंडोक्राइन, ठीक है। और जैसे कि हमारा सलिवरी ग्लैंड सलीवा रिलीज करता है, ठीक है, जैसे कि पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। तो बच्चा ये सारे जो हैं इस सब में एक पाइप लगा होता है, पैनक्रियाज से एक डक्ट कनेक्ट है जो उसको लेके जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक, ठीक है। तो तब जाके पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, लिपेज, ट्रिप्सिन, ठीक है। तो ये सब डक्ट वाले ग्लैंड हैं जो कि लिक्विड एक नॉर्मल केमिकल रिलीज़ कर रहा है अपना, ये सारे जूस। और जो हार्मोन रिलीज़ करता है उनको कोई डक्ट का ज़रूरत नहीं है, ये ग्लैंड यहाँ से हार्मोन रिलीज़ हुआ और सीधे काम कर रहा है, उसको बोलते हैं इंडोक्राइन, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। डू नॉट हैव डक्ट, हैव डक्ट, ठीक है। ये हार्मोन्स हो गया इंडोक्राइन, और एक्सोक्राइन इससे स्वीट हो गया, एंजाइम हो गया। हार्मोन के एग्जांपल थायराइड ग्लैंड में से निकलता है थायरोक्सिन, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, एड्रेनल ग्लैंड हो गया, ठीक है। और ये मैंने बताया आपको सलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, लीवर से बाइल जूस निकलता है, ये सारे क्या हुए हमारे एक्सोक्राइन। इनके लिए डक्ट मतलब एक नली की ज़रूरत होती है, इसके लिए कोई नली की ज़रूरत नहीं है। हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस दैट एक्ट लाइक अ मैसेंजर। हार्मोन्स क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि एक मैसेंजर की तरह हमारे बॉडी में काम करता है। एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ, जैसे तुम लोग बोलोगे कि सर कैसे, सर मैसेंजर कैसे। मान लो सामने शेर दिखाई दे दिया, अब शेर दिखाई दे देगा तो तुम बैठे रहोगे, तुरंत भागोगे। जैसे मान लो तुम लोग को भूत दिखाई दे दे, भूत, तो भूत दिखाई दे देगा तो क्या करोगे, बैठे रहोगे, भागोगे तुरंत। तो कैसे एकदम जिस स्पीड से नहीं भाग सकते हो उससे 5-10 गुना स्पीड से भागोगे, ठीक है। तो अगर ये शायद अगर समझ पा रहे हो तो ऐसे समझ पाओगे। कई सारे बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें कभी ना कभी किसी कुत्ते ने ज़रूर दौड़ाया होगा। तो अगर किसी कुत्ते ने दौड़ाया है तो हमारा स्पीड बहुत तेज़ हो जाता है। मुझे दौड़ाया है, मुझे पता है। तो वो जो तेज़ हो रहा है वो किस हार्मोन की वजह से हो रहा है, बिल्कुल हार्मोन की वजह से ही होता है। तो वो हार्मोन जब रिलीज़ होता है, जब हम देखते हैं सामने डर, तो हमारा हार्मोन रिलीज़ हो जाता है और वो हमारे लिए शक्ति की तरह काम आता है, हम लोग तुरंत भागते हैं। तो हार्मोन्स क्या काम करता है, मैसेंजर की तरह।
हार्मोन सर्कुलेट इन द ब्लड स्ट्रीम, वो सीधे ब्लड में मिल जाता है एंड कंट्रोल्स द एक्शन ऑफ द सेल और ऑर्गन। ये ग्लैंड में से निकला हार्मोन और सीधे ब्लड में मिल गया, ठीक। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन। बिल्कुल, हार्मोन्स आर सिक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट। ऐसा नहीं है कि 1-2 किलो हार्मोन रिलीज होता है, बहुत थोड़ा थोड़ा हार्मोन रिलीज होता है, ठीक। अब यहाँ पर कई सारे मेल और फीमेल ऑर्गन्स के हार्मोन्स ग्लैंड के बारे में दिया है, और ग्लैंड में से ही ये इंडोक्राइन ग्लैंड है जिसमें से हार्मोन निकल रहा है, ठीक है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे और फिर हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ने जाएंगे। तो यहाँ से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ से रिलीज़ करता है ग्रोथ हार्मोन्स। क्या रिलीज़ करता है? ग्रोथ हार्मोन। अब आप लोग देखे होंगे, कोई लोग में ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है, जैसे द ग्रेट खली, ठीक है, ज़्यादा ग्रोथ हो गया। और कई लोग ड्वार्फ रहते हैं, मतलब छोटे होते हैं, और कई लोग गिग्नेटिक, मतलब बड़े हो जाते हैं एकदम, ठीक है। तो उनमें गिग्नेटिज्म एक बीमारी है वो आ जाती है, इसमें ड्वार्फिज्म एक बीमारी है वो आ जाती है। बौनापन, ड्वार्फिज्म, खली की तरफ बड़ा, तो गिग्नेटिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? गिग्नेटिज्म हो जाएगा बीमारी, और ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज़ होगा तो ड्वार्फिज्म। तो नॉर्मली इंसान का ग्रोथ देखता है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज़ करता है, ग्रोथ हार्मोन, जो कि ग्रोथ देखता है। और हाइपोथैलेमस से सबसे पहले कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, और ये केमिकल जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, जो मैं आपको बता रहा था। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारे दूसरे ग्लैंड को जाके मार मार के बोलता है अब अपना काम स्टार्ट करो, ठीक। अब यहाँ तक शायद समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड की तरफ। थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसका नाम है थायरोक्सिन, ठीक है, और थायरोक्सिन, और ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अगर हमारे शरीर में आयोडीन का कमी हो जाता है, किसकी कमी? आयोडीन की कमी हो जाएगी तो आदमी को ग्वाइटर हो जाती है एक बीमारी। कौन सी बीमारी? ग्वाइटर, जो शरीर नहीं फूलने लगता है, किसी को हम लोग बोलते हैं कि गठिया, शायद मोटा गला, मोटा पैर, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर हो जाता है, ये थायराइड ग्लैंड की वजह से ही होता है। तो मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है? तो जो भी हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये सारी चीज़ें जो हैं, यही थायरोक्सिन हार्मोन्स की वजह से ही मेंटेन होता है। तो थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज़ करता है, जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को देखता है, अच्छे से बॉडी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें पच रही है कि नहीं पच रही हैं। और हमारे बॉडी में अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? ग्वाइटर बीमारी हो जाएगा, ठीक है। आगे ये देखो, फीमेल में भी सेम है, ठीक है। अब क्लीन करता हूँ इसको, फिर आगे बताता हूँ। पेनक्रियाज बच्चा रिलीज करता है इंसुलिन, और इंसुलिन जो है शुगर जो है, हम लोग शुगर लेवल जो है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। और पेनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो इंडोक्राइन की तरह भी बिहेव करता है और एक्सोक्राइन की तरह भी। कैसे सर? तो बच्चा इंडोक्राइन की तरह इसलिए क्योंकि ये पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज़ करता है, ठीक है, और एक और चीज़ रिलीज़ करता है, मतलब हार्मोन्स रिलीज़ करता है, इसलिए तो इंडोक्राइन हुआ। एक्सोक्राइन क्योंकि सर पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है, मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को, ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है। अब बच्चा ये इंसुलिन और ग्लूकाजेन ये दो चीज़ रिलीज़ करता है, ठीक है। और इंसुलिन क्या काम करता है बताइए? शुगर लेवल, अगर किसी का आप लोग देखते होंगे कि लोग इंजेक्शन भी लेते हैं, तो इंजेक्शन क्यों लेते हैं? किसी का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। तो ये इंसुलिन क्या करता है? किसी का शुगर लेवल को डिक्रीज़ करता है। क्या करता है? डिक्रीज़ करता है।
ठीक है। तो कई सारे लोगों के घरों में किसी को शुगर है तो आप लोगों को पता होगा कि लोग इंजेक्शन लेते हैं हमारे बॉडी में। वो इंजेक्शन कुछ भी नहीं है, इंसुलिन का इंजेक्शन है, क्योंकि बॉडी में तो इंसुलिन एक नॉर्मल अमाउंट पे रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, तो इंसुलिन रिलीज़ क्या करता है, शुगर लेवल को डिक्रीज़ कर देता है, जिसका बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो ठीक है उसको अलग से इंजेक्शन भी लेना पड़ता है। अगर मान लो बहुत कम हो गया, मतलब इंसुलिन इतना निकल गया कि शुगर लेवल एकदम घट गया, तो फिर ग्लूकाजिन क्या करता है, शुगर लेवल को इंक्रीज़। ठीक है, सेम दोनों चीज़ रिलीज़ होता है यहाँ पेनक्रियाज से। अगर कम हो गया तो ग्लूकाजिन उसको इंक्रीज़ कर देगा, अगर ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया तो इंसुलिन उसको कम कर देगा। जो लोग शुगर के पेशेंट हैं उनको इंजेक्शन लेना पड़ता है। समझ में आ गया ना बबुआ? अब आगे इसको आगे एक और ग्लैंड है एड्रेनलिन ग्लैंड। ठीक है, ये वही ग्लैंड है जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, ये रिलीज़ करता है एड्रेनलिन। ठीक है, ये रिलीज़ करता है एड्रेनलिन हार्मोन, और जो कि हमें शक्ति देता है कि हम डर वाले सिचुएशन में, ठीक है, फियर और शॉक वाले सिचुएशन में ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो भी हमारा डर वाला सिचुएशन है, पैनिक सिचुएशन है, वहाँ पे ये हार्मोन रिलीज़ होता है और हम वो काम बहुत तेज़ी से कर पाते हैं। जैसे भागने वाला एग्जांपल दिया मैंने, शेर दिखाई दे दिया, भाग रहे हैं एकदम तेज़ी से। ठीक है, अब ये तो हो ही गया। अब जैसे मान लीजिए ये मेल है तो यहाँ पे टेस्टिस है और फीमेल में ओवेरी है, बाकी सब तो सेम था, मतलब पेनक्रियाज, एड्रेनल या ये हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, थायराइड, ये सारी चीज़ तो सेम है दोनों में। ठीक है, फीमेल में बच्चा ओवेरी होता है ग्लैंड, और जो कि रिलीज़ होता है ओवेरी से, क्या बच्चा, ओवेरी से रिलीज़ होता है ओजेस्टेरॉन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और मेल के टेस्टिस से बच्चा, मेल के टेस्टिस से रिलीज होता है, आपको पता ही है, टेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। तो बच्चा ये जो हार्मोन है टेस्टिस से निकलने वाला टेस्टोस्टेरॉन, तो ये बच्चा हेल्प करता है हमारे जो हेयर ग्रोथ होते हैं, दाढ़ी उड़ी आता है, कई सारी चीज़ों में ये हेल्प करता है। और फीमेल में ये दो हार्मोन्स होते हैं। यहाँ पे अच्छे से फिगर दे के आपको बताया गया है, देख लीजिए आप लोग। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ होता है, तो यहाँ ये किडनी के ठीक ऊपर, ये पेनक्रियाज है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास होता है क्योंकि उसको जूस देता है। एड्रेनलिन हार्मोन जो है उसके बारे में थोड़ा सा स्पेसिफिक चीज़ दिया है कि हमें शक्ति कैसे देता है। जैसे ही हम लोग कोई भूत देख लिया, शेर देख लिया, तो हमारा हार्ट बीट क्या होता है, फास्ट हो जाता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल अराउंड द स्मॉल एरियाज। ब्रीथिंग रेट, हमारा ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, सांस जल्दी जल्दी लेते हैं। ठीक है, और क्यों ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन, डायफ्राम जो होता है हमारा स्टोमक का जो बंटवारा है डायफ्राम, वो डायफ्राम सिकुड़ जाता है तो स्टोमक भी छोटा हो जाता है। तो स्टोमक अगर छोटा हो जाएगा तो फिर ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो जाता है और जल्दी जल्दी हम लोग सांस लेते हैं। वही बात है, ग्वाइटर स्वेलिंग करा देता है आयोडीन की कमी से। अब हम लोग आते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो बच्चा प्लांट्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होता है, अगर मोटा मोटी मैं आपको समझाऊं तो दो तरीके से ही होता है। देख रहा हूं कहीं है क्या, नहीं दिया है, मैं आपको समझा देता हूं। प्लांट्स के अंदर जो मैकेनिज्म है बच्चा, वो मेनली दो तरीके से होता है। ठीक है, एक होता है मूवमेंट, ठीक है, एक होता है मूवमेंट के वजह से, एक होता है हार्मोन्स के वजह से। ठीक है, और मूवमेंट का मतलब होता है कि जैसे सन को देख के उसकी तरफ मुड़ गया, ठीक है, ये सारे मूवमेंट हो गए। और कई सारे मूवमेंट, टॉपिक मूवमेंट हम लोग उसको बोलते हैं बच्चा। ठीक है, तो दो तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। पहला है नेस्ट्रिक मूवमेंट, दूसरा है ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, नेस्ट्रिक मूवमेंट क्या होता है बच्चा? नेस्ट्रिक मूवमेंट होता है कि इसमें नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ, ग्रोथ नहीं होता है जी यार,
ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? जिसमें ग्रोथ इन्वॉल्व हो, ठीक है, जिसमें ग्रोथ इन्वॉल्व हो। सिंपल लैंग्वेज में कि प्लांट के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन दो तरीके से होते हैं। पहला होता है बच्चा हमारा मूवमेंट के थ्रू, दूसरा होता है हार्मोन्स के थ्रू। ये लास्ट में पढ़ेंगे केमिकल्स के थ्रू। पहला हम लोग आते हैं मूवमेंट, दो तरीके से होता है, नेस्ट्रिक जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है, ट्रॉपिक जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पिचर प्लांट है, कोई आता है तो वो अपना खुल जाता है और इंसेक्ट खा लेता है, तो उसका साइज नहीं बढ़ता है, ठीक है, तो वो नेस्ट्रिक मूवमेंट करता है प्लांट। जैसे मान लीजिए छुई मुई है, हम लोग टच किए, वो मतलब उस तरफ झुक गया, उसका साइज इंक्रीज नहीं कर रहा है बट वो मूवमेंट शो कर रहा है। तो वही लिखा है ग्रोथ डिपेंडेंट जिसको ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं, और ग्रोथ इंडिपेंडेंट, ठीक है, जिसको नेस्ट्रिक मूवमेंट बोलते हैं, जैसे टच करने से छुई मुई, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कितने टाइप के ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं। तो फोटो, जियो, केमो, हाइड्रो, थिग्मो। देखते हैं क्या क्या है। फोटो मतलब लाइट, लाइट की वजह से जो होता है उसको फोटो बोलते हैं। जियो मतलब अर्थ को बोला जा रहा है, ठीक है, अर्थ की वजह से ज़मीन जो है अंदर। केमो मतलब केमिकल की वजह से। हाइड्रो मतलब पानी के वजह से, वाटर के वजह से। और थिग्मो मतलब टच की वजह से, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, फोटो मतलब लाइट, जियो मतलब ग्रेविटी, अर्थ पे जो ग्रेविटी है उसके वजह से, थिग्मो मतलब टच, हाइड्रो मतलब वाटर, कीमो मतलब केमिकल, ठीक है। अब फोटोट्रॉपिज्म, अब हम लोग देखना है कि प्लस और माइनस क्या है। तो बच्चा ये बल्ब है आपको समझाने के लिए, मान लो सन है, सन का रोशनी यहाँ आ रहा है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका ग्रोथ होगा ना सन की तरफ, सन की तरफ जो ग्रोथ हो रहा है उसको बोलते हैं पॉजिटिव। और जो सन के दूर जा रहा है, इसका रूट सन से दूर जा रहा है ना, इसको बोलते हैं निगेटिव, ठीक है। अब जैसे यहाँ सन रख दिए तो सन के तरफ जो आ रहा हो गया वो हो गया पॉजिटिव, जो सन से दूर जा रहा है उसको बोलते हैं निगेटिव, ठीक है। तो रूट सिस्टम निगेटिव शो करता है, क्योंकि रूट क्या है, निगेटिव। सन की तरफ तो रूट नहीं होगा, रूट उससे दूर जाएगा, ठीक है। और शूट सिस्टम जो ऊपर वाला पार्ट है सन की तरफ जाता है। अब ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटी ज़मीन के मतलब ऐसे नीचे ज़्यादा होता है ना, तो शूट जो रूट है वो पॉजिटिव शो करने लगेगा। क्यों? क्योंकि सर ग्रेविटी तो नीचे की ओर होता है ना, तो नीचे ज़्यादा है ग्रेविटी, तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये वाला पार्ट निगेटिव होता है। तो शूट सिस्टम निगेटिव और रूट सिस्टम पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेविटी जिधर है उधर वाला ग्रोथ पॉजिटिव कहलाएगा, और ग्रेविटी के अपोजिट ऊपर शूट सिस्टम वो अवे जा रहा है, शूट ग्रोज अवे फ्रॉम ग्रेविटी। जमीन पे ग्रेविटी ज़्यादा है, ऊपर कम है, तो ऊपर जो जाता है वो निगेटिव हो जाता है। केमोट्रोपिज्म, केमिकल के थ्रू, तो जो केमिकल की तरफ ग्रोथ होता है, मूवमेंट ड्यू टू केमिकल्स, उसको केमोट्रोपिज्म बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू ओवम, ठीक है। जैसे यहाँ पे पोलन ग्रेन हम लोग डाले, यहाँ ये आ जाएगा सीधे यहाँ पे ओव्यूल में, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट हुआ, ऊपर डाले लेकिन ये गिर के नीचे आ गया, पोलन ट्यूब के थ्रू ओव्यूल में चला गया, तो ये केमिकल है यहाँ पे एक, जो इसको अट्रैक्ट करता है पोलन ग्रेन को, ठीक है। पोलन ग्रेन को जो केमिकल अट्रैक्ट करता है यहाँ से ओव्यूल से, तो वो पोलन ट्यूब की तरह यहाँ पे आ जाता है, तो केमिकल के थ्रू मूवमेंट हुआ, तो केमोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म, पानी, तो पानी जहाँ है आसमान में तो नहीं है, नीचे ज़्यादा पानी है ना, तो पानी की तरफ ग्रोथ हो गया तो प्लस हो गया ये वाला, ठीक है। ये रूट सिस्टम क्या हुआ, पॉजिटिव, और जो उसके अपोजिट है शूट वाला वो हो गया निगेटिव। शायद अब समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ ऑफ रूट टुवार्ड्स और नियर बाई वाटर, पानी की तरफ जो ग्रोथ हुआ उसको बोलेंगे पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। पानी से जो अवे हुआ, ठीक है, ज़मीन में पानी है और पानी से अवे ऊपर आ गया, उसका पत्ता, उसका जो रूट शूट है वो हो गया निगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म, अगर कोई भी उसको टच मिला, जैसे ये सहारा मिला, इसके सहारे अगर ये ग्रोथ आगे यहाँ बढ़ गया तो इसको बोलेंगे थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल अक्रॉस वुडन पिलर, आप लोग देखते होंगे कि आपके आसपास अगर कहीं पेड़ उड़ है, आपके घर के सहारे वो ग्रो होने लगता है, आपके घर के वो रेलिंग वेलिंग पे, ठीक। तो बच्चा ये हुआ मेनली मूवमेंट वाला चीज़ें, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आ जाता है ये सारे ट्रॉपिज्म जितने पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। अब मैं आपको हार्मोन्स वाले पार्ट थोड़े बहुत बताऊंगा, होप आपको समझ में आ गया होगा पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। जो ग्रोथ जिस हार्मोन के, जो ग्रोथ जिस चीज़ के तरफ हो रहा है वो पॉजिटिव, उसके अपोजिट वाला नेगेटिव, ठीक है।
अब कुछ हार्मोन्स हैं जो एकदम थोड़े बहुत ही हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। एकदम थोड़े बहुत हार्मोन्स हैं जो हमें पढ़ना है, एक साथ ही बता देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। काफ़ी देर से हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चा। हार्मोन्स के बारे में देखेंगे बच्चा अब हम लोग। हार्मोन्स होता है बच्चा ऑक्सिन, कुछ ग्रोथ हार्मोन है, कुछ ग्रोथ प्रोमोटर है, कुछ ग्रोथ इनहिबिटर है, ठीक है। जैसे आएगा जिब्रेलिन, ठीक है। अब एक आता है इथाइलिन, तो आपको ये जानना है कि एक होता है साइटोकिनिन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या काम है ऑक्सिन का, ठीक है। ऑक्सिन क्या काम करता है। तो बच्चा जो ऑक्सिन है, ठीक है, जो ऑक्सिन है उसका मेन काम है सेल इलोंगेशन का। क्या काम है? सेल का इलोंगेशन। ऑक्सिन का मेन काम क्या है? सेल को इलोंगेट करता है, ठीक है, और कंट्रोल फोटोट्रॉपिज्म, और ये फोटोट्रॉपिज्म को कंट्रोल करता है। मान लो क्या, अब हम लोग आते हैं साइटोकिनिन क्या होता है, ठीक है। साइटोकिनिन क्या होता है? तो साइटोकिनिन बच्चा हेल्प करता है सेल के डिवीज़न में। वो तो सेल को इलोंगेट करता है और ये सेल को डिवाइड करता है सेल के डिवीज़न में, ठीक। अब ये क्या करता है बच्चा? जिब्रेलिन क्या करेगा? तो ये जो सूट है ना बच्चा, जो सूट सिस्टम है उसके ग्रोथ को हेल्प करता है, ठीक है। इसी की ग्रोथ को ये भी हेल्प करता है, ठीक है, सूट को। तो ये आप लोग जो भी तड़कुल का एग्जांपल दे रहा था ना, आप लोग जिब्रेलिन से भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये तो सेल हर जगह ऑक्सिन इलोंगेट करेगा और जिब्रेलिन मेनली सिर्फ और सिर्फ सूट को ही देखता है, ठीक है, सूट को ही देखता है जिब्रेलिन। और क्या देखता है? और देखता है बच्चा फ्रूट्स को, कि फ्रूट्स का ग्रोथ ठीक से हो रहा है कि नहीं, ठीक है, सीड का ग्रोथ अच्छे से है कि नहीं है, ठीक है, जर्मिनेशन अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है, सीड जर्मिनेशन अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें देखता है जिब्रेलिन। अच्छा, पेज कहीं बड़ा हो तो यार, एक पेज, हाँ यहाँ तो है कुछ, ठीक है बच्चा। ऑक्सिन साइटोकिनिन जिब्रेलिन। तो बच्चा ये होता है ग्रोथ प्रोमोटर। क्या है ये? ग्रोथ को प्रोमोट, एक होता है ग्रोथ को प्रोमोट करने वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रोथ प्रोमोटर। एक होता है ग्रोथ को रोकने वाला, ठीक है, ग्रोथ इनहिबिटर। एक ग्रोथ बढ़ाने वाला, एक ग्रोथ को रोकने वाला। ये हम लोग पढ़ रहे हैं हार्मोन्स के बारे में, मूवमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ग्रोथ इनहिबिटर में क्या क्या आ जाएगा बच्चा? एब्सिसिक एसिड आ जाता है, एब्सिसिक एसिड, और क्या आ जाएगा बच्चा? इथाइलिन। ये आ जाएगा बच्चा ग्रोथ इनहिबिटर में, जो कि ग्रोथ रोकता है। और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चा? इसमें आ जाएगा ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिब्रेलिन, ठीक है। अब एब्सिसिक एसिड क्या काम करता है? एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था ना, ठीक है।
ऑक्सीजन क्या काम करता है मैंने आपको बता दिया था, फिर से बता देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ ताकि आप लोग नोट्स बना लो। ऑक्सीजन बच्चा हमारा सेल इलोंगेशन करता है, सेल को बढ़ाता है, ठीक है। और जिब्रेलिन क्या करता है, जिब्रेलिन स्टेम को ग्रोथ को देखता है, ठीक है, स्टेम ग्रोथ को जिब्रेलिन देखता है। और सेल डिवीज़न कौन देखता है, साइटोकिनिन, सेल को डिवाइड करता है। तो सेल डिवाइड होगा तो और ज़्यादा नंबर में बढ़ेगा सेल, ज़्यादा ग्रोथ होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब एब्सिसिक एसिड क्या देखता है बच्चा, तो जो स्टोमाटा होता है उसके अंदर जो गार्ड सेल होते हैं, ठीक है, वो खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। तो बंद करने के केस में गार्ड सेल को एब्सिसिक एसिड काम आता है, ठीक है। और स्टेम की ग्रोथ को रोकता है। मान लो किसी में जिब्रेलिन ज़्यादा है, स्टेम का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गया, अब हो ही तो जा रहा है, होते ही जा रहा है, तो रोकने के लिए कोई तो चाहिए, तो ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है। कौन, एब्सिसिक एसिड स्टेम के ग्रोथ को रोकता है। इथाइलिन क्या करता है बच्चा, जो पत्ता है जो सड़ गया है उसको गिरा देता है। जो फ्रूट्स हैं, ठीक है, इथाइलिन क्या करता है, जो फ्रूट्स हैं उनके राइपनिंग में हेल्प करता है। जैसे मैंगो है, मैंगो पूरा पक जाता है कि किसके हेल्प से, जिसमें ज़्यादा इथाइलिन होगा वो जल्दी पक जाएगा, ठीक है। तो मैंगो का राइपनिंग होना वो इथाइलिन की वजह से होता है। तो फ्रूट्स पक जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इथाइलिन कराता है। एब्सिसिक एसिड स्टेम का ग्रोथ को रोकता है, गार्ड सेल का क्लोजनिंग देखता है, ठीक है। और जिब्रेलिन स्टेम का ग्रोथ देखता है, सीड्स का देखता है जर्मिनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है अच्छे से। चलिए, तो बच्चा ये आपके पूरे चैप्टर अच्छे से मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। लास्ट में प्लांट्स बचा था वो भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। होप ये वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और मज़ा आया हो मेरे साथ पूरा लेक्चर देखने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये वीडियो देख पाएँ। और अभी आने वाले टाइम पे मैं आपका इस चैप्टर का टिक मार्क भी कराऊंगा, जिसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। और नीचे दिए गए मेरा एक व्हाट्सएप लिंक है जहाँ पे आप लोग ग्रुप में हमारे कम्युनिटी में ऐड हो सकते हैं, जहाँ आपको इसका जो भी नोट्स है वो मैं शेयर करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।